हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ऑल माय सन्स जो कि हमारा आर्थर मिलर का है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग ऑल माय सन्स है इसकी करेंगे। इसके पहले हमने ड्रामा सेक्शंस के ऑलमोस्ट एक ही दो बच्चे होंगे, उसकी प्रैक्टिस हमने एमसीक्यूज़ की करवाई है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वीडियोज़, तो आप देख सकते हैं। क्लासेस हेल्पफुल हो रही हूँ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की ओर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज What major award did All My Sons received in 1947? 1947 में All My Sons के लिए कौन सा मेजर अवार्ड मिला है? पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा, टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑथर प्ले, न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑथर प्ले मिला है आपके ऑथर मिलर को, एंड न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक सर्कल अवार्ड ये भी आपको 1947 में ऑल माय सन्स में के लिए मिला है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बोथ हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले राइट वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड ऑथर मिलर इन शेपिंग द कैरेक्टर पार्टनरशिप इन ऑल माय सन्स। तो आर्थर मिलर जो है किस प्ले राइट से के वर्क से बहुत इन्फ्लुएंस थे, जो ऑल माय सन्स को लिखने के लिए किसने बहुत प्रभावित किया है? हेनरी किप्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉन गाल्सवर्दी, एंटोन चिकोव। तो कौन है बताइए? तो राइट आंसर ए रहेगा, हेनरी किप्सन। हेनरी किप्सन्स प्लेज फोकस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मॉरल गिल्ट एंड फैमिली ड्रामा विच स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मिलर इन शेपिंग जोक्रिस पार्टनरशिप एंड द मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ऑन द प्ले। राइट आंसर आपका रहेगा ए, हेनरी किप्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेंट्स ऑफ द प्ले कवर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी आवर्स। कितने आवर्स का ये प्ले कवर किया गया है, कितने आवर्स में है? 12 आवर्स, 18 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 18 आवर्स। 18 घंटों की अवधि में पूरी घटना प्ले है, पर राइट आंसर आपका रहेगा बी, 18 आवर्स। नेक्स्ट, विच रियल लाइफ सोर्स इंस्पायर्ड मिलर टू राइट ऑल माई सन्स। कौन सी रियल लाइफ सोर्स है जिसने इंस्पायर किया मिलर को ऑल माई सन्स लिखने के लिए? अ न्यूज़पेपर आर्टिकल इन ओहियो, लीगल ट्रायल इन न्यूयॉर्क, अ पर्सन फैमिली ट्रेजेडी, अ वॉर डॉक्यूमेंट्री। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, न्यूज़पेपर आर्टिकल इन ओहियो। Miller read a real newspaper story in Ohio about a man who knowingly shipped defective aircraft parts during World War II, causing pilots deaths. This become the seed idea of a joker's crime. Or a newspaper article in Ohio is the correct answer. Next, who remains convinced throughout the play that Larry is still alive? कौन प्ले में नहीं मानता है कि लैरी मर चुका है, वो सोचता है कि लैरी जो है जीवित है? ऑप्शन है क्रिस केलर, जो केलर, केट केलर, एनी डिवर। तो राइट आंसर सी रहेगा, कैट केलर, जो कि लैरी केलर की माँ थी, वो नहीं मानती है कि उसका बेटा लैरी जो है मर चुका है। कैट कैन नॉट एक्सेप्ट लैरीज डेथ बिकॉज एक्सेप्टिंग इट मीन्स एक्सेप्टिंग जोज गिल्ट। हर डैनियल इज इमोशनल एंड सिम्बॉलिक। ओके, लैरी की मौत को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो के अपराध को भी मानना, इसलिए सच्चाई से वो इनकार। एक कारण आपका साइकोलॉजिकली ये भी रहता है, वो इमोशनली तो माँ का है ही कि नहीं हुआ। पॉइंट आपको जब आपके एलटी के एग्ज़ाम में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होना है, जब आपका मेंस में होगा, तो आपको ये पॉइंट्स इस तरह क्लियर करके लिखने होंगे। अगर वो एक्सेप्ट करती हैं कि लैरी मर चुका है तो उनको जो के अपराध को भी मानना होगा। तो ये सब पॉइंट आप जब मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ये सब पॉइंट को ही डिस्क्रिप्टिव के तौर पर लिखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो हम आपको यहाँ क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा केट केलर, जो कि लैरी केलर की माँ थी। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी अमेरिकन पायलट्स लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स। डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स में जो कितने अमेरिकन पायलट्स थे जिनकी डेथ हुई? 11, 15, 21, 31। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 पायलट्स थे जिनकी डेथ हुई है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीव डीवर इज जेल्ड फॉर। स्टीव डीवर जो है वो किस कारण जेल गए थे? थेफ्ट, मर्डर, शिपिंग क्रैक पार्ट्स, फ्रॉड। तो राइट आंसर सी रहेगा, Steve was sent to prison because he shipped
क्रैक्ड सिलेंडर हेड्स थ्रू जो वॉज इक्वली गिल्टी बट escaped punishment. ओके, गिल्टी जो की भी थी बट वो पनिशमेंट से बच जाता है और यहाँ स्टीव डीवर को जेल हो जाती है सिपिंग क्रैक्ड पार्ट्स के कारण. ओके, सी राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट, जो केलर ओन्स, जो केलर किस के ओनर हैं? डेयरी फार्म, एयरप्लेन पार्ट्स फैक्ट्री, ऑयल कंपनी, हार्डवेयर शॉप. तो बी करेक्ट आंसर. पता है आपको, एयरप्लेन पार्ट्स फैक्ट्री है उनकी, जो इज द ओनर ऑफ द वार टाइम एयरक्राफ्ट पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विच इज सेंट्रल टू द मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले. ओके, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एयरप्लेन पार्ट्स फैक्ट्री. ओके, नेक्स्ट, हु वॉज जो केलर्स बिजनेस पार्टनर? बिजनेस पार्टनर का नाम बताइए. फ्रैंक लुबे, स्टीव डीवर, जिम बेलिस, जॉर्ज डीवर. तो डी करेक्ट आंसर रहेगा, जिनको जेल हो जाती है जॉर्ज डीवर. ही इज़ द फादर ऑफ एन डीवर. यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा, जॉर्ज डीवर राइट आंसर यहाँ पर. ओके, चलिए नेक्स्ट, हु रीड्स द हॉरोस्कोप? हॉरोस्कोप प्ले में कौन पढ़ लेता है? जिम, क्रिस, फ्रैंक लुबे, जॉर्ज. बताइए. तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा. ओके, फ्रैंक इज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी एंड प्रिपेयर्स लैरीज हॉरोस्कोप विच सपोर्ट्स Kate's believe that Larry is still alive. ओके, तो यहाँ फ्रैंक ज्योतिष में विश्वास करता है और वो जो है लैरी की कुंडली वगैरह निकालता है. तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा, फ्रैंक लुबे. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एन डीवर एंड लैरी केलर? एन डीवर एंड लैरी केलर के बीच का क्या रिलेशन रहता है? कजिन्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, फॉर्मर फियोंसी, सिबलिंग्स. सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. Anne and Larry were engaged before Larry went missing in the war. हर और लैरी एक दूसरे के मंगेतर फियोंसी रहते हैं, दूसरे से प्रेम करते हैं, तो शादी वगैरह करना चाहते थे. सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मर फियोंसी. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबर ऑफ द केलकर्स? केलकर्स का नेबर इनमें से कौन नहीं है बताना है. ओके, नॉट लगा है. स्यू बेलिस, जिम बेलिस, लेडिया लुबे, जॉर्ज डीवर. तो राइट आंसर डी रहेगा, जॉर्ज डीवर. जॉर्ज डीवर जो है वो इनका पड़ोसी नहीं रहता है, ये सबके पड़ोसी हैं बट जॉर्ज डीवर नहीं है. सू, जिम एंड लैडिया लिव इन द केलकर नेबरहुड. जॉर्ज ऑल्दो फैमिलियर विद द फैमिली लिव्स एल्सवेयर एंड रिटर्न्स लेटर इन द प्ले. ओके, तो राइट आंसर जॉर्ज डीवर रहेगा. डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, लैरी वेंट मिसिंग इन. लैरी जो है किस में मिसिंग रहा है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कोरियन वॉर, नंबर. तो राइट आंसर बी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान वो मिसिंग हो जाता है. बी करेक्ट आंसर रहेगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड. गायब कब होता है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौर पर. ओके, नेक्स्ट, व्हाट एक्सक्यूज डिड जो केलर यूज टू अवॉइड बीइंग प्रेजेंट एट द फैक्ट्री ड्यूरिंग द क्राइसिस? जो ये सब घटना होती है, इल्ज़ाम लगता है घटना के दौरान जो ये सब पार्ट्स वो बेचते हैं, पार्ट्स वो भेज देते हैं मिलिट्री को, जो फॉल्ट पार्ट्स रहते हैं, ख़राब जो पार्ट्स रहते हैं वो दे देते हैं नया बैनर लगा के. तो किलर रहते हैं वो क्यों नहीं प्रेजेंट रहते हैं? क्या कारण रहता है? क्या बताते हैं क्यों नहीं प्रेजेंट थे? बिजनेस ट्रिप में जाते हैं, कोल्ड रहता है, फैमिली इलनेस रहती है, अटेंडिंग कोर्ट रहता है. तो राइट आंसर बी रहेगा. तो प्रिटेंडेड ही हैड अ कोल्ड सो ही स्टेड होम टू अवॉइड सीइंग responsibility for the cracked cylinder heads. This lie is central to exposing Joe's guilt later. ओके, तो राइट आंसर ये रहेगा, वो कफ एंड कोल्ड का प्रिटेंड कर देते हैं तो वहाँ पर नहीं प्रेजेंट होते हैं. राइट आंसर बी रहेगा. पूरे क्राइसिस में वो उनका नाम नहीं आ पाता. ओके, नेक्स्ट है, हु प्लांटेड लैरीज मेमोरियल ट्री? लैरीज का जो मेमोरियल ट्री रहता है वो कौन प्लांट करता है? कैट, क्रिश, जो, एन. तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. कैट प्लांटेड द ट्री इन लैरीज मेमोरी सिंबलाइजिंग हर इमोशनल अटैचमेंट एंड होप. इट्स फॉल लेटर सिंबलाइजेज हर इनर डिनाइल ब्रेकिंग. ओके, कैट लैरी की याद में पेड़ लगाती है, तो वो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केट. ओके, नेक्स्ट, हु ब्रिंग्स लैरीज लेटर इनटू द नैरेटिव प्रूविंग हिज सुसाइड? कौन लेटर को लेके आता है कि प्रूव करता है कि उसने सुसाइड किया है लैरी ने? क्रिस केलर, केट केलर, एन डीवर, जॉर्ज डीवर. तो राइट आंसर सी हो जाएगा. एन हैज कीपिंग लैरीज फाइनल लेटर. इट रिवील्स दैट लैरी कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही कुड नॉट बियर हिज
फादर्स गिल्ट। ओके, वो अपने पिता के जो गिल्ट रहता है, उसके पिता के अपराध को नहीं पर उसको शर्म आती है, तो वो बात लिखता है। आखिरी वो खत रहता है उसका, लैरी ने आत्महत्या की बात उस खत पे बद कहता है कि वो आत्महत्या कर रहा है, तो ये लेटर एनी लिख कर आते हैं, एन रिवर्ट दिखाती है। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ डज जो किलर अल्टीमेटली डाई, कैसे अल्टीमेटली जो किलर की डेथ हो जाती है? बाय पॉइजनिंग, बाय हैंगिंग, बाय शूटिंग हिमसेल्फ इन अ कार क्रैश। तो सी हो जाएगा आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय शूटिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को शूट कर लेते हैं। खत के द्वारा पता चलता है लैरी ने आत्महत्या की है, तो वो भी गिल्टी फील करते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में वो अपने आप को शूट कर लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बाय शूटिंग हिमसेल्फ। व्हाट इज जो किलर्स फाइनल रियलाइजेशन बिफोर हिज डेथ? जो किलर का फाइनल रियलाइज क्या होता है डेथ के पहले? फैमिली कम्स फर्स्ट अबव ऑल, दे वेयर ऑल माई सन्स, मनी इज नॉट वर्थ लाइफ, द वॉर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। तो किलर ने डेथ के पहले क्या फील किया है, क्या रियलाइज करा था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका बी, दे वेयर ऑल माई सन्स। वो लैरी तो उसने आत्महत्या कर ली, उसने अपने पिता के गिल्ट के कारण, अपराध के कारण, लेकिन उन्होंने फिर उनको रियलाइज़ हुआ जो ऑल 21 पायलट्स की डेथ हुई है वो भी उनके ऑल माई सन्स। तो इसी से इस प्ले का नाम ऑल माई सन्स है, वो भी सब उनके सन थे जिनकी डेथ हो गई उनके कारण से। तो यहाँ पर वो रियलाइज़ करते हैं दे वेयर ऑल माई सन्स। ओके, बी करेक्ट आंसर, दे वेयर ऑल माई सन्स। नेक्स्ट, what award did Miller win specifically for All My Sins from the New York Drama Critics Circle? कौन सा अवार्ड जो स्पेशली उनको मिला है ऑल माई सन्स के लिए फ्रॉम द न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल से? बेस्ट ट्रेजेडी अवार्ड, बेस्ट अमेरिकन प्ले, आउटस्टैंडिंग सोशल प्ले, बेस्ट ऑथर प्ले। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बेस्ट ऑथर प्ले का अवार्ड उनको मिला था ऑल माई सन्स के लिए। ओके, बी करेक्ट आंसर। इसके पहले हालांकि ऑल माई सन्स से ये काफ़ी हाईलाइट हो गए, पॉपुलर हुए। इसके पहले जो उन्होंने प्ले लिखे इनके काफ़ी फ्लॉप रहे, तो उन्होंने ये सोचा था अगर ये प्ले भी इनका फ्लॉप रहा, नहीं चला, तो उसके बाद वो लिखना, ये काम इस पर करना, ये राइटिंग का सब छोड़ देंगे। बट ये इनका प्ले बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और उनको बेस्ट अमेरिकन प्ले के लिए इनको अवार्ड भी मिला। ओके, तो राइट आंसर बी रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, इन वॉट ईयर वॉज ऑल माई सन्स फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन ब्रॉडवे? ब्रॉडवे में ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ है ऑल माई सन्स किस ईयर में? 1946, 1947, 1948, 1949। तो किस ईयर में हुआ है आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 1947 में ब्रॉडवे में ये आपका ऑल माई सन्स फर्स्ट टाइम परफॉर्म हुआ है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज केट किलर अटेम्प्ट टू प्रिवेंट क्रिस एंड एन मैरिज? क्या कोशिश करती है, प्रिवेंट करती है क्रिस एंड एन की मैरिज को नहीं एक्सेप्ट करती है, किस कारण से? बाय रिवीलिंग एन्स पास्ट, बाय इंसिस्टिंग लैरी इज अलाइव, बाय थ्रेटनिंग टू डिसओन क्रिश, बाय अपीलिंग टू एन्स फैमिली। तो राइट आंसर बी रहेगा, by insisting Larry is alive. Cat believes or pretends to believe that Larry is alive because if she accepts Larry's death, she must accept Joe's guilt. So she uses this belief as an emotional argument to stop Anne and Krish from marrying. Okay, तो Larry मरा नहीं है, तुम लोग की शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि एन जो है उसकी प्रेमिका रहती है, उससे फियोंसी रहती है, तो यहाँ पर वो मना करती है। पी करेक्ट आंसर हो जाएगा, by insisting Larry is alive. Next, what does Larry's letter primarily reveal? Larry का लेटर है वो primarily क्या रिवील करती है? engagement to Anne, his hatred towards Joe Killer, his decision to commit suicide, his plan to escape the war. तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिज डिसीजन टू कमिट सुसाइड। तो यही लेटर जो है ये उजागर करता है कि लैरी है उसने सुसाइड किया। इसके पहले उन लोग मिसिंग समझ रहे थे कि उनमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम ही उसकी डेथ हो गई, बट ये नहीं पता था कि सुसाइड किया गया। इस लेटर के थ्रू यहाँ पता चलता है कि लैरी ने सुसाइड किया। तो करेक्ट आंसर सी, हिज डिसीजन टू कमिट सुसाइड। नेक्स्ट, व्हाट सिंबॉलिक रोल डज द बैकयार्ड सेटिंग प्ले इन द ड्रामा? जो बैकयार्ड में जो सेटिंग है वो क्या सिंबल करता है? ड्रामा के प्ले में जो बैकयार्ड में सेटिंग दिखाई गई है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द इनोसेंस ऑफ सबर्बन लाइफ, इट सिंबलाइज एक्सपोजर ऑफ हिडन ट्रूथ्स, इट हाईलाइट्स द
डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, इट एक्ट्स एज अ बैटलफील्ड सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। It symbolizes the exposure of hidden truth. Most confrontations and revelation happen in the killer backyard. It becomes a place where buried secrets come to light. यहाँ पर बैकयार्ड में वो जगह है जहाँ पर सभी छिपी हुई सच्चाइयाँ उजागर होती हैं। जो का अपराध हो गया, केट का डैनियल हो गया, लैरी का ट्रुथ हो गया, इसलिए यह ट्रुथ रिवीलिंग स्पेस है। ओके, कौन सा? बैकयार्ड ऑफ द किलर्स हाउस। राइट आंसर बी, इट सिंबलाइज द एक्सपोजर ऑफ हिडन ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट, यू आर नॉट इवन एन एनिमल इज सेड बाय। ये लाइन किसने कही है? क्रिस, केट एंड जो। तो किसने कही है ये लाइन आपकी? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ये क्रिस की लाइन है। क्रिस शाउट्स दिस एट जो व्हेन ही रियलाइजेस जो नोइंगली किल्ड 21 पायलट्स। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अल्टीमेट मॉरल डिस्गस्ट। ओके, क्रिस जो से ये कहता है कि जब उसे पता चलता है कि जो ने जानबूझकर खराब पार्ट्स भेजी, ये उसकी नैतिक एक घृणा कह सकते हैं, घृणा दर्शा रही है। क्रिस की लाइन है, एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु सेज द लाइन फॉरगेट नाउ लिव एट द एंड ऑफ द प्ले। एंड ऑफ द प्ले में, प्ले के एंड में ये लाइन कौन कहता है? फॉरगेट नाउ लिव। क्रिस केलकर, केट केलकर, एंडीवर, जिम बैलिस। तो ये लाइन बी राइट आंसर हो जाएगा। केट केलर कहती है आफ्टर Joe's suicide, Kate tells Chris to move on, forget now. It shows her attempt to save Chris from guilt and despair. तो वो कहती है अब भूल जाओ और जियो जाके अपनी लाइफ, एन के साथ कहीं दूर चले जाओ, वहाँ जाके शादी करो और वहाँ पर उसके साथ रहो और जो है उसको भूल जाओ। ये उसकी मातृत्व और किश को अपराध को बचाने की एक कोशिश दर्शा रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर केट किलर की लाइन है लास्ट में, बी करेक्ट आंसर, केट किलर। नेक्स्ट, हु रिटर्न्स आफ्टर मेनी ईयर्स। बहुत सालों बाद कौन लौट कर आता है? एनी, जॉर्ज, बोथ, जिम। तो ये जॉर्ज लौट कर आता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज डीवर आता है जब वो आता है और कहता है कि उसके पिता की कोई गलती नहीं है, वो सब किया हुआ जो किलर का है। तो यहाँ पर बहुत सालों बाद जॉर्ज आता है, सी करेक्ट आंसर। लैरीज लेटर रिवील्स ही, क्या रिवील कर रहा है लैरी का लेटर? सर्वाइव, वॉज इंजर्ड, प्लान सुसाइड, एस्केप। प्लान सुसाइड, उसने क्या किया है? सुसाइड प्लान किया है, सुसाइड के थ्रू उसकी डेथ हुई है। प्लांट सुसाइड। ओके, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉलन ट्री सिंबलाइज, जो ट्री उनका एक मेमोरी के तौर पर था लैरी के लिए, तो वो उसका गिरना क्या सिंबलाइज कर रहा है? क्रिस लव, लैरीज डेथ एंड हिज रिटर्न, स्टीव इनोसेंस। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लैरीज डेथ। ओके, लैरीज मेमोरियल ट्री कोलैप्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। इट सिंबलाइजेज लैरीज एक्चुअल डेथ, द ब्रेकिंग ऑफ केट्स इल्यूजन। यह संकेत करता है लैरी का सच में मर चुका है और केट का भ्रम टूटने वाला है, ये सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर। ओके, बी करेक्ट आंसर, लैरीज डेथ। ओके, नेक्स्ट, हु ब्रिजेस पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट का ब्रिज कौन बनता है? जो खुलासा होता है सब, उसके बीच का ब्रिज कौन बनता है? क्रिस, जिम, जॉर्ज, स्यू। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज। ओके, तो यहाँ पर जॉर्ज कनेक्ट्स द पास्ट इवेंट्स, द फैक्ट्री इंसिडेंट with the present by bringing forgotten truths. ओके, जॉर्ज अतीत के जो फैक्ट्री का सच रहता है और वर्तमान को उससे जोड़ता है उससे, और वह पुरानी सच्चाइयाँ जो है बाहर जो छुपी हुई रहती हैं बाहर लेकर आता है। ओके, तो यहाँ पर जॉर्ज है, वो ब्रिज कौन बन रहा है? जॉर्ज। करेक्ट आंसर सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट, बर्ट इज, बर्ट कौन है? फैक्ट्री वर्कर, सोल्जर, नेबर बॉय, मैकेनिक। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेबर बॉय है, नेबर कलर का है, सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, नेबर बॉय। तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, जो किलर डाइज बाय, जो किलर किसके द्वारा मरता है? पॉइजन, नाइफ, गन शॉट, एक्सीडेंट। तो गन शॉट, शूट कर लेता है अपने आप को गन से, तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, गन शॉट। नेक्स्ट, केट्स बिगेस्ट फियर, केट्स का सबसे बड़ा डर क्या रहता है? लूजिंग जो, एक्सेप्टिंग लैरीज डेथ, क्रिस मैरिज, ट्रुथ कमिंग आउट। तो पता है एक्सेप्टिंग लैरीज डेथ, लैरीज की डेथ को एक्सेप्ट करना उसके लिए सबसे बड़ा फियर था। ओके, करेक्ट आंसर इज बी, एक्सेप्टिंग लैरीज डेथ। नेक्स्ट, जॉर्ज कम्स टू टेक एनी बिकॉज, जॉर्ज आता है और एनी को ले जाता है, क्यों? शी इज़ मैरिड
देयर फादर इज इनोसेंट, ही हेट्स क्रिस, केट कॉल्ड हिम। तो बी करेक्ट आंसर, देयर फादर इज इनोसेंट, क्योंकि उसका जो पिता रहता है वो इनोसेंट रहता है, उस निर्दोष होते हुए भी वो जेल में है, और जो किलर जो कि गिल्टी है बट वो बाहर है, तो इसी कारण से वो आता है, एनी को लेके चला जाता है। जॉर्ज विजिट द केलकर होम आफ्टर मीटिंग हिज फादर स्टीव इन जेल, ही बिकम्स कन्विंस्ड स्टीव वॉज इनोसेंट एंड जो वॉज रिस्पॉन्सिबल, सो ही ट्राइज टू टेक एनी बैक अवे फ्रॉम द केलकर फैमिली। राइट आंसर हो जाएगा their father is innocent, B is the correct answer. Next, who first noticed the fallen tree, सबसे पहले किसने नोटिस किया जो ट्री गिर जाता है उसका, क्रिस, जिम, फ्रैंक, केट। तो डी करेक्ट आंसर, केट जो है सबसे पहले नोटिस करती है जो पेड़ गिरता है। ओके, केट इज द फर्स्ट टू सी दैट लैरीज मेमोरियल ट्री हैज फॉलन, दिस शेक हर इमोशनली बिकॉज द ट्री फॉलिंग सिंबलाइजेज लैरीज डेथ, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर बताइए, 1 एक्ट प्ले है, 2, 3, 4, कितने एक्ट का प्ले है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 एक्ट प्ले है आपका, ये सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द पुलिस गेम विद बर्ड सिंबलाइज, जो पुलिस गेम इसमें खेला गया है, जो बर्ड आपका नेबर का बच्चा है तो उसके साथ खेला गया है, जो के साथ, तो वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, जस्टिस, जोज गिल्ट, इनोसेंस, पैट्रियोटिज्म। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोज गिल्ट। तो यहाँ पर ये गेम जो का गिल्ट बता रहा है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सेंट्रल मोरल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन, जो सेंट्रल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके बीच में है, वॉर, पीस, फैमिली लॉयल्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिच एंड पुअर, मेन एंड वोमेन। तो यहाँ पर राइट आंसर बी रहेगा, फैमिली लॉयल्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। जोज डिजायर टू प्रोटेक्ट हिज फैमिलीज बिजनेस, ही चूजेस फैमिली प्रॉफिट ओवर सोशल मॉरलिटी लीडिंग टू ट्रेजिडी, जो परिवार के लिए समाज से विश्वासघात करता है वह ट्रेजिडी का कारण बन जाता है। ओके, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, व्हेन डिड लैरी प्लेन गो मिसिंग, कब होता है लैरी का प्ले मिसिंग, 15 नवंबर, 20 नवंबर, 25 नवंबर, 30 नवंबर, सी करेक्ट आंसर 25 नवंबर। ओके, आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा, 25 नवंबर। नेक्स्ट, लैरीज प्लेन क्रैश्ड नियर, किसके नियर क्रैश हुआ है लैरी का प्लेन, द कोस्ट ऑफ चाइना, द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको, द सी ऑफ जापान, टेक्फेंस एरिया ऑफ ब्रिटेन। तो ए करेक्ट आंसर रहेगा द कोस्ट ऑफ चाइना। तो राइट आंसर द कोस्ट ऑफ चाइना, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑल माई सन्स इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेट किया गया है आपका ऑल माई सन्स, एलिया काजान, क्रिश ओनेल, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पर ए रहेगा, एलिया काजान वॉज द डायरेक्टर ऑफ द ओरिजिनल ब्रॉडवे प्रोडक्शन ऑफ ऑल माई सन्स, आर्थर मिलर्स डेडिकेटेड द प्ले टू हिम इन ग्रैटिट्यूड। ओके, राइट आंसर एलिया काजान। नेक्स्ट, आर्थर मिलर वॉज बॉर्न ऑफ पेरेंट्स, किन पेरेंट्स से जन्मे हैं, जूइस, अमेरिकन, ब्रिटिश, नन ऑफ दिस। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जूइस। ओके, आर्थर मिलर फैमिली बिलोंग टू जूइस इमिग्रेंट्स, आर्थर मिलर एक जूइस परिवार में पैदा हुए थे, उनके माता पिता पोलैंड से अमेरिका आए थे। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जूइस पेरेंट्स से थे आर्थर मिलर के। नेक्स्ट, द कंप्लीट नेम ऑफ आर्थर मिलर, कंप्लीट नेम क्या है आर्थर मिलर का, आर्थर एश मिलर, आर्थर एशस्ट मिलर, आर्थर एशर मिलर, नन ऑफ दीज। तो सी करेक्ट आंसर रहेगा, आर्थर मिलर का कंप्लीट नेम है आर्थर एशर मिलर, हिज मिडिल नेम एशर इज आल्सो ऑफ जूइश ओरिजिन। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर सी रहेगा, आर्थर एशर मिलर। नेक्स्ट, मिलर वॉज बॉर्न, कब जन्म हुआ है मिलर का, 1915, 1916, 1917, 1918। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा 1915 में। आर्थर मिलर वॉज बॉर्न ऑन 17 अक्टूबर 1915 इन न्यूयॉर्क। This was during the period before World War I and it shaped his views towards society and politics. Okay, तो 1915 में हमारे आर्थर मिलर का जन्म हुआ, एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिलर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स विद ब्रांचेस इन मोस्ट कंट्रीज, नेम द ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। मिलर प्रेसिडेंट थे, इसमें राइटर्स के कई ब्रांच थी कई कंट्रियों में, तो किसके वो प्रेसिडेंट थे, ऑर्गेनाइजेशन क्या कौन सी थी, PAN, PEN, TEN, नन ऑफ दीज। आंसर बी हो जाएगा, PEN,
पेन स्टैंड्स फॉर पोइट्स, एसेइस्ट, नॉवलिस्ट। ये इसका एक ग्रुप था जिसके वो प्रेसिडेंट थे। इट इज़ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोटेक्ट्स राइटर्स राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिटरेरी कल्चर। आर्थर मिलर सर्व्ड एज इट्स प्रेसिडेंट। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एम प्रैक्टिकल नाउ, यू मेड मी प्रैक्टिकल, हु सेज। मैं प्रैक्टिकल हूँ, आई एम प्रैक्टिकल नाउ, यू मेड मी प्रैक्टिकल, हु सेज। ये कौन कहता है ये लाइन को? फ्रैंक, जिम, लैरी, क्रिश। तो ये लाइन आपके क्रिश की है। क्रिश सेज दिस टू एन, ही मीन्स दैट ही हैज़ स्टॉप्ड बीइंग idealistic and has become practical because of the hard truths he has learned about his father, Joe Keller. This is a turning point of his character. ओके, तो ये लाइन जो है आपकी क्रिश की है। क्रिश जो अपने फादर से कह रहा है वो अब आदर्शवादी नहीं रहा, बल्कि परिस्थितियों ने उसे व्यवहारिक प्रैक्टिकल बना दिया है, खासकर अपने पिता के बारे में जो उनकी कड़वी सच्चाई जानने के बाद। लाइन आपकी क्रिश कहता है प्ले में। ओके, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, we never took up our lives again, we are like at a railroad station waiting for a train that never comes, who says। ये लाइन कौन कह रहा है प्ले में? फ्रैंक, लैरी एंड क्रिश। मीन्स क्या, लैरी के जाने के बाद उसका परिवार कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। हम एक ऐसे स्टेशन पर खड़े हैं, वेटिंग फॉर द ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, नेवर कम, जो कि कभी नहीं आने वाली है। एक लाइन किसने कही है? फ्रैंक, लैरी एंड क्रिश। तो ये लाइन क्रिश की है, तो ये लाइन यहाँ पर क्रिश कहता है। ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर। द नेम ऑफ द फर्म का नेम क्या है जो चलाते हैं? जो केलर एंड सन, JK केलर एंड सन्स, JS केलर एंड डॉटर्स, नन ऑफ दिस। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्म का नाम है जो केलर एंड सन्स। ओके, जो केलर एंड सन्स, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट मैन हु एवर लिव्ड बिलीव्ड इन द स्टार्स, हु सेज। ये लाइन किसने कही है प्ले में? फ्रैंक, केलर, सू, जिम। तो ये लाइन आपके फ्रैंक ने कही है। Frank is interested in astrology. He believes fate and stars control life. He says this is justify his belief in astrology while talking about Larry's horoscope. तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट, I wear the pants and she beats me with the belt. Who says। ये लाइन कौन कहता है? मैं पैंट पहनता हूँ, शी बीट्स मी विद द बेल्ट, वो मुझे बेल्ट से मारती है। तो ये लाइन कौन कह रहा है प्ले में? क्रिश, लैरी, जिम, केलर। तो ये जो केलर की लाइन है, एक मजाक के तौर पे वो कहता है, वो अपनी पत्नी कैट के बारे में कहता है। इसका मतलब है कि वो कहता है कि वो दिखावे में घर का मालिक है, लेकिन असल में कैट की मीन्स वो मजाक में अपनी पत्नी से ऐसा कहता है। ओके, तो ये मजाक के तौर पर जो केलर कहता है अपनी वाइफ कैट के लिए। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी परफॉर्मेंस डिड ऑल माई सन्स रन इट्स ओरिजिनल प्रोडक्शन। जो इसका अभी ब्रॉडवे ओरिजिनल प्रोडक्शन था, तो उसमें कितनी बार आपके ऑल माई सन्स का परफॉर्मेंस हुआ है? 428, 328, 1029, 674। तो राइट आंसर बी रहेगा। 328 टाइम्स आपका ये परफॉर्मेंस हुआ है, ऑल माई सन्स का ओरिजिनल प्रोडक्शन था वहाँ पर। राइट आंसर बी रहेगा, 328 बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे 50 क्वेश्चंस थे ऑल माई सन्स पर। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। MCQs के थ्रू अभी आपको स्टोरी इसकी क्लियर हो गई होगी। और आपके कितने स्कोर रहे ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कैसी लग रही है क्लास, हेल्पफुल हो रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।